ठीक है, चलो मेरे को पता ही नहीं चला 27 स्टूडेंट्स हो गए आज। चलिए एक बार इस इन क्वेश्चंस को देख ले क्या। ये वाला तो हो गया था ना, ये वाला आज मैं करवाऊंगी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मुझे कंफर्म करते जाना। ये वाला हो गया था क्या बच्चे? नो मैम। क्यों मैम? हाय राम, ऐसे मत करो भाई। ये क्या है, इसका नाम बताया था ना मैंने आपको, छाया तुम्हारा हुआ था ये, दीपक आया था आपने? अंशु क्या मैम? ये क्वेश्चन हुआ था क्या? नो मैम, मैम कर नहीं पाया था मैम, क्लास थी, वो क्लास अच्छा, में ठीक है, कर ही नहीं पाए थे, कर ही नहीं पाए, चलो वो तो अलग सा इन सिनेरियो हो गया। हाँ, क्या आंसर आया था तुम लोगों का, ये जिसने किया है ये वाला, एक बार जल्दी बताओगे? मैम डाइसीरोमर्स लग रहा था। बोलो। लग रहा है डाइसीरोमर, क्योंकि साइक्लोप्रोटीन मैंने कहा था ना, जो 7 से ज्यादा मेंबर वाले रिंग्स होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, हाँ वो सिस और ट्रांस दोनों शो करते हैं। तो ये वाला सिस हो गया और ये वाला ट्रांस हो गया। और सिस ट्रांस क्या होते हैं तुम्हारे? डाइसिस, यस DI शो करता है। कायरल, कायरल कैसे बताओ? ज्योमेट्रिकल। हाँ जी बेटा, ज्योमेट्रिकली शो रहा है। हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? डाइसीरोमर्स ही होते हैं, या मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डाइस्टीरियो, है ना, भूलने का नहीं। चलिए एक और दिन लूंगी बेटा, इसमें थोड़ा सा ना बड़ा टॉपिक है आज, मैं देख रही थी तो एक आज में नहीं निपटेगा पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड बता सकते हो क्या? यस मैम। बताओ फिर। अभी नहीं बता पाओगे ये वाला क्वेश्चन, लेकिन एक बार ट्राई करो। अभी मैंने वो तुम्हें सिमेट्री नहीं बताई है ना। हाँ बोलो। बस मैंने ट्राई किया था तो C आया था। सी लग रहा है मेरा B आ रहा था। C लग रहा है, सबका गलत है, D आएगा इसका आंसर। कोई बात नहीं, अभी मैं वो प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह बताऊंगी ना तो हो जाएगा, ठीक है। C क्यों लगा वैसे तुम लोगों को भाई? मैम वो sp3 देख लिया और फिर डिफरेंट ग्रुप्स लग रहे हैं। एक बार इधर देखो, एक बार इधर देखो। सपोज ये वेज पे है तो ऑब्वियस सी बात है डैश पे आपका H होगा, है ना। तो एक बार चेक करना क्या ये कायरल कार्बन है क्या? दो ग्रुप अलग, यहाँ से गई तो कार्बन, यहाँ से गई दो कार्बन, राइट। यहाँ पे आई तो कार्बन के साथ मिथाइल, फिर यहाँ से गई तो कार्बन के साथ मिथाइल। कहाँ से है ये आप लोगों का? कायरल नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे जो मैं आज पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसमें आओ, यहाँ पे देखो, अगर वेज पे तुम्हारा मिथाइल है तो ऑब्वियस सी बात है डैश पे क्या होगा? H होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि sp3 कार्बन पे ही हम क्या चेक करते हैं? स्टीरियो हाँ कायरल बोल सकते हो, स्टीरियो केमिस्ट्री। sp2 पे नहीं वेज डैश का आप रोल पढ़ते, राइट। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, दो सेम, यहाँ पे आ रही हूँ तो कार्बन के साथ मिथाइल है, यहाँ पे आ रही हूँ तो कार्बन के साथ दो H है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? ये कायरल होगा। हालांकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है, वही मैं बोल रही हूँ कि अभी इसको इरेज कर दो, जो आज पढ़ाऊंगी ना उससे आप कर लोगे आराम से, ठीक है। उसके बाद ये वाला बताओ, which of the following compound is achiral although it contain a chiral center? मैम D। हम D। है क्या? D मैम। नहीं, चलो ये नहीं कर पाओगे, कर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक काम करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री हम पढ़ लेते हैं पहले। हाँ इसका C होगा, मैं पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा देती हूँ। तू क्या कह रहा था बेटा दीपक? अलग अलग प्लेन से कहाँ कट कर सकती हूँ? ये देख इधर, किसको? C को। C में देखो ना, यहाँ पे CH3 है, एक मिनट रुको, ऐसे बनाती हूँ, ऐसे करके बना दो इसको। वेज का मतलब क्या? ऊपर है ना, बताया था मैंने। और डैश का मतलब ये नीचे है। तो यहाँ पे बेटा क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। हालांकि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। मैम ये क्या बता रहे हो आप, क्या होता है? मैं यही बोल रहा था कि अलग-अलग प्लेन से मॉलिक्यूल को कट करके, ठीक है, तो मैं भी बताऊंगी। चलो आई थिंक हमें ना पहले आगे का पढ़ लेना चाहिए था, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। जितना भी होगा लास्ट के 10 से 12 मिनट हम क्वेश्चन को दे देंगे। चलिए आइए, जितना हो पाता है। ओके, कल हमारा यहाँ तक हो गया था। सबको RS वाले क्वेश्चन निकाल लिए थे तुम लोगों ने? RS वाले वेज डैश फॉर्मूले में, और आपका क्या बोलते हैं इसमें फिशर फॉर्म में मैंने आप लोगों को वेज इसमें RS निकालना सिखा दिया था, राइट। और मैंने कहा था कि ऐसे भी आएंगे जिसमें आपके बेसिकली दो
कायरल कार्बन होंगे उसमें RS निकालना है, वो भी एक क्वेश्चन है। आई डोंट नो कि आपने ट्राई करके देखा है या नहीं करके देखा, मैं क्लास के एंड में वो करवा दूंगी, राइट। अब आओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैम ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या चीज है? तो पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या नहीं करता। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसे बताएंगे। तो बच्चे तुम्हारे पास, अभी तो तुम 12th में हो तो तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट नहीं आता, जब तुम मास्टर्स करते हो, अगर केमिस्ट्री में अगर मैं अपनी बात करूं, तब मैंने ये वाला प्रैक्टिकल किया था, राइट। ओके, तो इसमें क्या होता है बच्चे, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है पोलैरीमीटर। क्या नाम होता है? पोलैरीमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, या आप यू कैन ऑल्सो से एपरेटस होता है, ठीक है। इस तरह से बड़ा सा होता है, बहुत बड़ा सा, है ना, वुड का होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, इस तरह से आप देख सकते हो, ये देखो इस तरह से वहां पे लाइट सोर्स होता है कोई, ये तो बल्ब। मैम ये लिखना नहीं, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, जो मैं बताऊंगी सिर्फ वही लिखना है, इसको मत बनाने लग जाना या इसको मत लिखना, बस सिंपल सुन लो, आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बल्ब तो पेपर में नहीं लगाया जाएगा, तो उसमें कोई लाइट का सोर्स होगा, राइट। अच्छा जी, अब आपको पता है ये क्या होती है, आपकी ऑर्डिनरी लाइट होती है जो हर डायरेक्शन में होती है ना, XYZ हर डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और उसमें पूरे एपरेटस बता रही हूँ आपको, पूरा एपरेटस किस तरह से डिजाइन होता है। उसमें प्रिज्म लगा होता है जिसको आप निकोल प्रिज्म बोलते हो। क्या बोलते हो? निकोल प्रिज्म। उसमें लगा होता है, आपको शायद दिखेगा भी नहीं, ठीक है, निकोल प्रिज्म लगा होता है। इसका क्या काम होता है बेटा, जो ये ऑर्डिनरी लाइट है जो हर डायरेक्शन में जा रही है, वो सारी लाइट्स को कट ऑफ करके एक पर्टिकुलर प्लेन में उसको क्या करती है, दिखाती है, राइट। अच्छा, तो जैसे ही फिर पर्टिकुलर प्लेन में उसको दिखाएगी, यहाँ पे होता है आपका सैंपल, मतलब एक ट्यूब होती है बड़ी सी, उसके अंदर क्या डालते हो आप, सैंपल डालते हो। जनरली वो सैंपल आपका कोई ग्लूकोज हो सकता है ना, कोई अमाइनो एसिड हो सकता है, तो वो आप इसमें डालते हो, राइट। फिर जब आप उसको देखते हो, वहां पे ऑब्जर्वर आप ही हो, जब आप उसको देखते हो जो पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो आपको क्या है, रोटेशन दिखाई देती है कुछ। अब ये रोटेशन कब दिखाई देगी, ध्यान से सुनना। अगर तो आपने सैंपल में, जिसको पोलैरीमीटर ट्यूब भी बोलते हैं, अगर इस सैंपल में जो कंपाउंड है अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ध्यान से सुनना, अभी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये क्या करेगा, उस सैंपल को जब आप देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे, तो या तो वो उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। अब मैम ये रोटेट वोटेट क्या बोल रहे हो, इनको बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। निकोल प्रिज्म ने क्या किया, ऑर्डिनरी लाइट को चेंज कर दिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसका नाम मैं बोल रही हूँ PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर आपका सैंपल, ध्यान से सुनना, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये क्या करेगा, PPL को, PPL जब आप देखोगे, अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एनालाइजर में आप देखोगे, अगर वो क्लॉकवाइज घुमाता है तो आप उसको बोलते हो डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उल्टी डायरेक्शन में, तो आप बोलते हो उसको लीवोरोटेटरी, ठीक है। अगर मान लो PPL को नहीं रोटेट करते, जब आप देख रहे हो आंख से कोई रोटेशन आपको देखने को नहीं मिलती, तो समझ जाना वो आपने जो सैंपल लिया है, इस सैंपल ट्यूब में जो डाला है, वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अगर हमें मान लो एक्सपेरिमेंट से पता लगाना है कि हमारा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, तो अगर वो रोटेट कर रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करे, समझ जाना ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर वो रोटेट नहीं करता है, अगर वो रोटेट नहीं करता है, यानी कि आपका कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ गए? जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, नोटिस दैट द प्लेन ऑफ द वाइब्रेटिंग लाइट हैज चेंज्ड आफ्टर गोइंग थ्रू पोलैरीमीटर ट्यूब एनालाइजर। ए रोटेटेबल पोलराइजर लगा होता है, दिस लेंस इज रोटेटेड, वही है, रोटेट तब करेगा जब आपका सैंपल क्या होगा, आपका बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिव होगा, राइट। अच्छा मैम, ये तो बात हो गई एक्सपेरिमेंट से पता लगाने की, लेकिन अब हमारे पास कोई ऑपरेटर्स तो है नहीं, अब हमारे पास कोई ऑपरेटर्स तो है नहीं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो कंपाउंड है, हमारा जो मॉलिक्यूल है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। बात समझ में आ गई कि एक्सपेरिमेंट से हम कैसे पता लगाते हैं, पोलैरीमीटर नाम का होता है, एपरेटस होता है पूरा, उससे हम पता लगा पाते हैं कि हमारा सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी चीजें लिखवा रही हूँ, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो बच्चे, अगर आपका मैम सैंपल, PPL हमारा पोलरिमीटर ट्यूब है। हाँ जो ये है पोलैरिमीटर ट्यूब है, इसमें आप अपना सैंपल भरते हो बेटा, ठीक है, ट्यूब होती है, ठीक है। जनरली उसकी हम जो लेंथ है वो डेसीमीटर में लेते हैं, और जो कंसंट्रेशन लेते हैं सॉल्यूशन की वो हम लेते हैं ग्राम पर लीटर में, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैम हमारा सैंपल ऑप्टिकल एक्टिव हुआ तो होगा क्या, दो चीजें होंगी। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, वैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, वो क्या होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जिसको आप स्मॉल डी से दिखाते हो। अगर पीपीएल को ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो आपका क्या होगा, वो लीवो रोटेटरी। क्या होगा, लीवो रोटेटरी। समझ रहे हो, एंगल होते हैं उस पे, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये पोलराइजर एनालाइजर जिसको आप बोल रहे हो, ये क्या होता है, इसपे एंगल लिखे होते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो क्या होगा, +30 +60 इस तरह से वैल्यूज आएंगी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -30 -60 इस तरह से आपको रीडिंग नोट करनी होती है, ठीक है। फिर वो पूरी रीडिंग नोट करके आपको एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है, वो इतना नहीं जाना, सिर्फ इतना ध्यान रखो, ठीक है जी। इसको हम दिखाते हैं स्मॉल एल से, ठीक है जी, ओके। मैम पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को आप ये प्लस भी लिख देते हो और लीवो रोटेटरी को आप माइनस भी लिख देते हो, ठीक है। इसको नोट करो ताकि हम आगे चले और ये देखें कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा तो थ्योरेटिकली आप कैसे डिटरमाइन कर पाओगे कि वेदर द मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है जी। इतना समझ में आया, यस मैम। ठीक है, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट थी, निकोल प्रिज्म था, उसने क्या किया, आपकी ऑर्डिनरी लाइट को किसमें चेंज किया भैया, जल्दी बताओ, प्लेन पोलराइज लाइट में। सैंपल में क्या आपने उसमें ट्यूब में क्या डाला, सैंपल डाला, राइट। अगर जो आपने सैंपल लिया है, अगर तो वो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है एक्सट्रोरोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है लीवोरोटेटरी। अगर नहीं घुमा रहा है, कोई भी रोटेशन नहीं दिखा रहा है, सुई एक जगह अटकी हुई है, इट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई होप कि समझ में आ गया, यस ठीक है। चलिए ओके, आगे चलते हैं बच्चे। चलिए अब आगे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले हम कुछ टर्म्स हैं वो हमें पढ़ना है। लाइक फर्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री, नाम से ही पता चल रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। लोअर क्लासेस में मैथ्स में पढ़ते थे कि अगर एक प्लेन मॉलिक्यूल में ऐसा पास करो, दो मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते, आप उसको क्या बोलते थे बच्चा, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते थे, हाँ या ना। चलिए अच्छा, हाँ ध्यान रखना, नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि ऑप्टिकली एक्टिविटी का पता लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दो, तो बता दोगे ना, पोलैरिमीटर। चलिए ओके, तो जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ए। अब मुझे ये बताओ, क्या इस ए में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? यस मैम है। मैम ठीक है, ओके, ए में है, कहाँ से दिख रही है प्रियांशु, निगम? मैम मिडल से, बीच से दिख रही है, दो इक्वल हाफ में, ठीक है। चलो यहाँ पे मतलब पीओएस प्रेजेंट है, मैं ऐसे लगाऊंगी पीओएस और टिक। यहाँ पे बताना, इसको थोड़ा सा अच्छा बना देती हूँ, ऐसे कर देते हैं, है ना। अब बताओ इसमें है कि नहीं पीओएस? यस मैम। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ग्रेट, तो इसमें भी पीओएस है। एंड व्हाट अबाउट एफ? एफ में नहीं होगा। एफ में नहीं है, कहीं से भी काट दो। देखो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन काटूंगी, ऊपर क्या आ रहा है नीचे क्या आ रहा है, तो इसमें पीओएस क्या है, एब्सेंट है, पीओएस प्रेजेंट नहीं है। समझ गए जी? चलिए ठीक है, अच्छा ओके। उसके बाद एक मॉलिक्यूल लिख रही हूं मैं यहाँ पे, मुझे बताना, CH3 HOH HOH CH3। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे POS है क्या? यस मैम है, हॉरिजॉन्टली करेंगे। है यहाँ से, यस मैम। ठीक है, POS प्रेजेंट है। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखना, पहली कंडीशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की यही है कि अगर आपके मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुन लो, बिल्कुल ध्यान से, आंखें बिल्कुल यहाँ होनी चाहिए मेरी तरफ, अगर आपके मॉलिक्यूल में बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो आपका मॉलिक्यूल वो कैसे होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब
अगर हम मान लो उस सैंपल को अपने पोलैरिमीटर ट्यूब में लेंगे तो वो जो एनालाइजर है उसमें वो एक जगह सुई अटक जाएगी, ना तो इधर जाएगी ना वो उधर जाएगी, राइट। बट हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना है तो हम इसको ऐसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको मॉलिक्यूल में यू हैव टू जस्ट चेक द प्लेन ऑफ सिमेट्री। इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, आप बंद करके लिख दो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे ही ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, राइट। एफ में कोई नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा जी। और इसमें क्या है, पीओएस प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए एक चीज हो गई, और करेंगे। और जैसे मान लो एक और क्वेश्चन दे देती हूँ। सपोज इसको देखो, नीट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल। अगर सिर्फ आप लेक्चर नोट्स भी पढ़ के जाते हैं, आइसोमेरिज्म मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के, कंप्लीट आइसोमेरिज्म तो मैंने नहीं कराया है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सिर्फ लेक्चर नोट्स भी करके जाते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। बट करना मत ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे। चलो अब इसमें देखो पीओएस है क्या? नो मैम, नहीं है। वेरी गुड। नहीं, अगर आप यहाँ से काट रहे हो तो देखो ना, यहाँ एच है, यहाँ ओ एच, तो यहाँ पे पीओएस एब्सेंट है, तो मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। चलिए अच्छा, अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। जनरली मैं अगर बोलूं नीट लेवल पे आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही आप लोगों के 99.999% क्वेश्चन हो जाएंगे। बट ऐसा हो सकता है कि किसी केसेस में पीओएस प्रेजेंट ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो उस केस में क्या करना आप लोगों को? हाँ विवेक बोल बेटा, बोल बेटा, क्या हुआ? सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ए पॉइंट फ्रॉम विच डायगोनली अपोजिट लाइंस आर ड्रॉन द सेम ग्रुप विल मीट। छोड़ो इसको, जो मैं बता रही हूँ वो सुनो। जैसे मान लो मैंने ये बना लिया, ये लिख लिया। जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी तो दिखा रही थी ना, ठीक है। एक आपका मिथाइल है यहाँ पे ऊपर, और एक आपका मिथाइल है बच्चा नीचे, इस तरह से देख पा रहे हो। एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। अच्छा, अब क्या चेक करना है इसमें? हमें चेक करना है सेंटर ऑफ सिमेट्री। या इसको एक काम करो, थोड़ा ना ऐसे बनाओ, एक मिनट को, ऐसे थोड़ा सा अच्छे से दिखे तो, ठीक है। यहाँ पे लगाओ ME H ME H, राइट। अच्छा, अब जैसे मैं सिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे करना है। तुम क्या करोगे, बीच में जाके खड़े हो जाओ। हो गए खड़े? सारे बच्चे हो गए खड़े? चलो अब आपको क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस पे चलना है, ठीक है। ऊपर जाओ, जितना डिस्टेंस यहाँ चले, देखो सेम चीज आ रही है। नीचे चले तो यहाँ पे भी ये सेम आ रहा है। अगर आप इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम चीज आ रही है तो वहीं रुक जाना। यहाँ पे चलो, यहाँ पे चले ME आ रहा है, यहाँ पे चले ME आ रहा है, ठीक है। यहाँ चली H आ रहा है, यहाँ चली H आ रहा है। क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? यस बच्चे, Yes, मैम। बहुत बढ़िया। आज कोई स्टूडेंट न्यू है क्या, या कम बच्चे लग रहे हैं मेरे को तो बहुत ज्यादा आज? प्रभजोत है क्या यहाँ पे? प्रभजोत नहीं है, चलिए ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है आप लोगों की? प्रेजेंट है। तो जब सेंटर ऑफ सिमेट्री, शाजिया, ओके शाजिया आप अल्फाबेट से हो बेटा? yes, हाँ बच्चे, अच्छा मतलब मेरे वाले ग्रुप में हो, तो आप अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं कर रही थी क्लासेस? चलो कोई नहीं, हम बाद में कनेक्ट करते हैं ना, बात करते हैं ना। एक बार मुझे मैसेज ड्रॉप कर। हाँ बोलो मैम। मैं चलो लास्ट बाद में में रीजन करते हैं, बता मुझे दूंगी। हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। ध्यान रखना, इवन नंबर में लगाना सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर ज्यादा दिमाग चलाया तुम लोगों ने और तुमने इसमें लगा दिया, मान लो यहाँ पे CS3 है और यहाँ पे है CS3, तो अब यहाँ पे तुम देखोगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही होगी। इधर देखो ना, यहाँ से चले CS3, यहाँ से चले ये, यहाँ से चले H बच्चे, यहाँ से चले H, लेकिन ऊपर जाओगे तो यहाँ कार्बन नीचे कहाँ पे आ रहा है भाई तुम्हारा? तो यहाँ पे मत लगा देना सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ गए? हाँ या ना? ठीक है, ओके ठीक है, ग्रेट।
इसमें बताओ मुझे एक बार, एक मैंने ये बनाया और यहाँ पे भी मैंने लगा दिया CH3H, राइट। अब मुझे बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? ऑप्टिकल एक्टिव है मैम। एक्टिव है मैम, मैम एक्टिव है। इनएक्टिव है मैम। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही तुम लोगों को? नहीं दिख रही? CH3 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, नहीं दिख रही? ऑप्टिकली इनएक्टिव है भाई। यस मैम। पहली क्या देखना है तुम लोगों को? अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल, अगर आपको पता लगाना है कि भैया ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है, यू जस्ट हैव टू चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट। 99.9999 क्वेश्चन, इवन मैं बोलूं 100% क्वेश्चन तुम्हारे नीट लेवल के प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही सोल्व हो जाते हैं। तो ट्राई करना, पहले आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो, अगर वो नहीं मिल रही है देन आप सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करोगे। समझ में आई? तो मैं यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए छोटी सी समरी बना देती हूँ। इधर देखो, अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है जी, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मत समझना इसको, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अगर मैम हाँ बोलो। मैम अगर इसमें ये पूछे सेंटर ऑफ सिमेट्री पूछ क्या है मैम? सेंटर ऑफ सिमेट्री बेटा, यस मैम, अगर उसने बोल दिया बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो फिर क्या बोलेंगे मैम? तो देख के बताओगे। तो फिर बोलेंगे क्या? फिर तो मैम इसमें नहीं है ना, तो फिर नो। हाँ नो लिखोगे। यस मैम। पहली बात है ऐसा क्वेश्चन मैम, आएगा ही नहीं। आई नो मेरे को मॉड्यूल में शायद मिल जाए या MS चौहान में मिल जाए, लेकिन वैसे नीट में नहीं आएगा। हाँ जी बोलो बेटा। मैम मतलब जो आप लोग प्लेन ऑफ उसकी फुल फॉर्म लिख लो कहीं आगे 2 महीने बाद। नो मैम, मैम हाँ, मैं ये तू पूछ बोल रहा हूँ दे, देख लो अगर बात ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट अरे आवाज नहीं गई आ रही। है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हाँ। कैसे है? मेरे को ये समझ मैम अरे बेटा, में नहीं आया मैम। ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन बता रही हूँ मैं तुम्हें। अगर आपका मॉलिक्यूल, कंडीशन नाम की चीज होती है ना, जैसे हम RS में हमने रूल्स देखे थे, तो ऐसे ही ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन है। आपको देखना पड़ेगा क्या वो कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। तो पहली कंडीशन यहाँ पे देखना बेटा क्या लिखा है, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या लिखा है मैंने? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो। समझ गए? अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तुम्हारे मॉलिक्यूल में तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब समझ में आ गया? कंडीशन है, कंडीशन। ठीक है निगम, ठीक है जी। Okay, मैम। कंडीशन। मैम इससे जो हाँ, बात वाला बोलो, लिखा बोलो, आपने, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, मैम दोनों में अगर होंगी तो मैम ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आपने ये लिखा है मैम, अगर दो हाँ। इसमें ट्रायंगल वाले मैम एक नहीं है तो ऑप्टिकली। बेटा मैंने सारे केसेस कहाँ लिखे हैं, मेरे को लिखने तो दो, है ना। चलो, अगर मान लो POS प्रेजेंट है बट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। पूरा लिख लेने दो फिर अपना दिमाग चलाना। अगर मान लो POS नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। एक यहाँ पे लिख रही हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। अगर POS भी नहीं है और COS भी नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव, राइट। अगर एक भी प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर है अभी? चलिए इसको अपने Clear है। नोट्स में नोट डाउन कीजिए। एक मिनट, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। एक बार आप अपने नोट में, उसमें नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, मैं आगे चलती हूँ फिर। चलिए हो गया, चलें बेटा आगे।
दिक्कत नहीं होनी, टेंशन ना लो आप लोगों को। ये एक बार कंप्लीट हो जाए ना, थोड़ा सा वैसे भी हमारा ना वैसे आगे चल रहा है सिलेबस, गुड न्यूज है तुम्हारा। तो हम एक लेक्चर ना ऐसा ले लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलन के क्वेश्चन, मतलब जो उसके मॉड्यूल है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी बस पढ़ते जाओ, जो मैं करा रही हूँ वो करते जाओ, राइट। चलो मैं और क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुकना। हाँ चलिए, यहाँ पे आप लिखिए पीएच, HBr, HCl, CH3। आप मुझे बताइए कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। बताओ। मैम मेरा ये H को 4 मत करने की गलती करना। हाँ मैम फर्स्ट में ऑप्टिकली एक्टिव है। यस मैम। हाँ कुंजन, हैंड रेस करा, लेट क्यों हो गया? कहीं गया हुआ था मैम। ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ पे कोई प्लेनो सिमेट्री नहीं है, POS एब्सेंट ऐसे करा करो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है सभी को? यस मैम। राइट। यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री है, इसको हम टार्टरिक एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे POS प्रेजेंट है। अगर एक भी प्रेजेंट है, मैं फिर बोल रही हूँ, अगर दोनों है तो कोई बात ही नहीं है। अगर एक भी प्रेजेंट है, वेदर इट इज POS और COS, ट्राई करना कि पहले प्लेनो सिमेट्री देख लो, उससे ही सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो ये हो गया पता लगाने का कि ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है फिशर प्रोजेक्शन पे, राइट। अब हम क्या करेंगे, आपको याद है मैंने कल आपको RS सिखाया था, मैंने कहा था अगर मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 2 मॉलिक्यूल या 2 कंपाउंड लिख के दे देंगे, बोलेंगे बताओ भाई इसमें रिलेशनशिप क्या है, तो वही रिलेशनशिप जानने के लिए हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले लिखो बच्चे, लिखो केस फर्स्ट, या एक काम करो हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड। ठीक है, इसमें पहला लिखो फर्स्ट केस क्या है, when only one chiral carbon is present, when only one chiral carbon is present, लिखिए। ठीक है, क्या होगा इसका मतलब, अब ऐसा तो नहीं है एक मॉलिक्यूल में एक भी कायरल कार्बन हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों केस डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती, जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हो, वैसे तो मेरे से आप कनेक्ट कर ही लेते हो, फिर भी अगर कोई चीज प्रॉब्लम आती है तो पर्सनली मुझे रीच आउट कर सकते हो। चलो फर्स्ट केस हम देखते हैं बच्चे। अगर आपके किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो लिखो, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। लिखो बेटा सारे, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, POS COS कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख बंद करके लिख देना ऑप्टिकली एक्टिव। एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे देखो, मान लो ये एग्जाम्पल है, राइट, एक ये है, इधर देखो। अगर मैं आपको बोलूं बच्चे, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, मैं तुम्हें बोलूं A और B का रिश्ता बता दो। अब A और B का रिश्ता बताने के लिए पिक्चर में आएंगे कौन, इनेंशियोमर आएंगे, डाइस्टीरियोमर, बीच में मिरर लगा देंगे मैम। हाँ वेरी गुड, सही जा रहे हो। ठीक है, अब आपको रिश्ता बताना है। अब रिश्ता दोनों के बीच में क्या हो सकता है, दो कंपाउंड्स के बीच में, वो इनेंशियोमर भी हो सकते हैं, है ना, वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, वो डाइस्टीरियोमर भी हो सकते हैं। लेकिन जब एक कायरल कार्बन की बात आएगी तो तुम्हें सिर्फ क्या चेक करना है, इनेंशियोमर है क्या वो, इनेंशियोमर, बस यही चेक। ना, हाँ मैं बता रही हूँ वही है। इनेंशियोमर कैसे चेक करोगे कि अगर दो मॉलिक्यूल आपस में मिरर इमेज है और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये छोटी छोटी चीजें ऐसे लिखने हैं आपको, काम आएंगे। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है तो वो इनेंशियोमर है। लेकिन अगर वो सुपर इम्पोजेबल है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो वो क्या होंगे बच्चे, आइडेंटिकल होंगे, मतलब सेम कंपाउंड है। जैसे कि अगर मैं इनके बीच में मिरर लगा दूं तो ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रही है, मुझे दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस मैम। अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को उठा के इस पे रख दूं तो क्या ये सुपर इम्पोज होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप रखोगे तो H की जगह OH आएगा, OH की जगह H आएगा, तो ये आपस में क्या है,
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी आपको सोल्व करने की, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनका रिश्ता क्या है आपस में, ये इनेंशियोमर्स है, लाइक योर हैंड्स, ठीक है। इस वाले हैंड की मिरर इमेज ये दिखेगी तुम्हें। अगर मैं इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराऊं तो ये नहीं होंगे, बिकॉज एक थंब यहाँ दिख रहा है, एक थंब यहाँ दिख रहा है। तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, इनेंशियोमर है। और मेरे हाथ क्या है, कायरल है। क्या है बच्चे, कायरल है। समझ आ गई सबको, ठीक है। तो Yes. एक बात सोच के बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या कंडीशन हो गई, कायरल होना चाहिए, कायरल होना चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजेबल, तीन चीज। अरे एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। कायरल होना चाहिए, उसके साथ साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है, तब आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो पहले कायरल कार्बन की बात हो गई। ये अभी हम वो वाले केसेस भी डिस्कस करेंगे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? और ले लें क्वेश्चन, चलिए लेते हैं। यहाँ पे लिखो CH3HOH NH2, यहाँ पे ले लो OH CH3, यहाँ पे ले लो आप H और यहाँ पे ले लो NH2। अब यहाँ पे फंस गए। अब दिख रहा है क्या ये मिरर इमेजेस हैं, और मैं पूछ रही हूँ दोनों में रिश्ता बता दो, बताओ। फंसे? मैम आइडेंटिकल। कैसे? मैम मिरर इमेज नहीं, सुपर मैम मिरर इमेज है ना। हाँ मिरर इमेज है, ठीक है। वो दूसरा एग्जाम्पल सुपर इम्पोजेबल है मैम। तो आइडेंटिकल क्यों बोल रहे थे भाई तुम लोग? ध्यान से तुम लोग देखते ही नहीं हो चीजों को, और यही गलती तुम क्या करते हो, अपने टेस्ट में करते हो, ओवर कॉन्फिडेंस में गलती। पूरा देख तो लो भाई, अभी क्या ऑर्गेनिक के बादशाह बन गए थे तुम लोग? अभी तो कुछ सीखा ही नहीं तुमने, अभी तो एंटर किया ऑर्गेनिक में तुम लोगों ने। चलिए, तो ये मुझे मिरर इमेजेस दिख रही हैं, तो और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। तो ये क्या, इनके बीच में क्या रिश्ता है, ये हाँ वो तो है ही। एक कायरल कार्बन है तो वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हम रिश्ता देख रहे हैं, है ना, हम रिश्ता देख रहे हैं, और रिश्ते देखने की कंडीशन केस 1 केस 2 इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और ले लो, और एग्जांपल आओ जहाँ पे फंसोगे। हाँ बेटा। मैम जो आपने भी ऊपर एग्जांपल लिखा है बी वाले पार्ट में, हॉरिजॉन्टल पार्ट पे आपने दोनों जगह तो हाइड्रोजन लगाया है। कहाँ लगाया? OH है, वहाँ HO है मैम। ठीक है, समझ गए? यस। चलिए, अब मुझे इन दोनों के बीच में रिश्ता जानना है, ए और बी के बीच में। मैम ये सुपर इम्पॉसिबल होंगे, क्योंकि अगर डालेंगे मिरर बीच में तो हाँ नहीं। यही करो, जल्दी करो। 1 सेकंड में आंसर तो टीचर ही नहीं दे पाता, तुम पता नहीं कहाँ से दे देते हो। No. हाँ क्या करेंगे, फंस गए ना, इसमें फंस गए सारे के सारे, कबूल करो फंस गए, यस मैम। ठीक है। फंस गए तो इसके लिए ट्रिक है, बहुत बढ़िया वाली ट्रिक बनाई है, मतलब टीचर्स ने ही बनाई हुई है। पहले मैंने उनसे पढ़ा, अब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम आगे अपने मैम। हाँ मैम मैं बताऊं? मैम हाँ बताओ क्या होंगे ये? पोजीशन चेंज कर देता है, 1 से 2 जाएगा और 2 से 3 पोजीशन चेंज भी हो सकती है। यस मैम, जैसे आपने कल करा था उसमें वैसे अच्छा, हम चेंज भी तो पोजीशन चेंज करवा रहे हो? वो मैं रूल, अगर मैं बोलूँ कि उस रूल के बिना ही तुम्हें ट्रिक बताऊं तो, क्योंकि उसके बहुत सारे रूल होते हैं कि 180 से घुमाओ, 90 से घुमाओ, फलाना ढिमकाना, उस पर हमें चलना नहीं है। सिंपल देखो कैसे पता लगाना। जब आपको अच्छे से मिरर इमेजेस दिख रही हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो लिख दो इनेंशियोमर है। अगर एक दूसरे के ऊपर मिल रही हैं तो लिख दो आइडेंटिकल है। व्हाट इफ अगर ऐसा वाला केस हो तो क्या करोगे? यहाँ पे तो मुझे दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे तो Cl ऊपर पहुंचा हुआ है, रोटेट करना पड़ेगा, वो अलग से रूल्स होते हैं, आपको इतना तो नहीं जाना है, इतना तो मैं नहीं जाने दूंगी। सिंपल सोल्व करेंगे ट्रिक से। आपको RS निकालने आता है? यस मैम। तो निकालें एक बार, इधर देखना। पहला नंबर इसको मिलेगा ब्रोमीन का, दूसरा क्लोरीन को और इसको, तो 1 2 2 3 भगाओ, S होगा। ये वाला कार्बन कायरल है ना, तो इस पे RS निकाल सकते हो ना आप लोग, है ना। इस कार्बन इस कायरल, तो RS निकाल सकते हो। यहाँ पे निकालना एक बार, 1 2 3 4, तो ये क्या है?
आर होना हाँ, चाहिए, ये आ लेकिन रहा है। क्या है, एस में चेंज क्योंकि एच क्या है, हॉरिजॉन्टल पे। तो बच्चे यहाँ इसका भी ऐसा आ गया, इसका भी ऐसा आ गया, तो रिश्ता कैसा है दोनों का, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप लोगों के पास एक ही कायरल कार्बन है, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है मिरर इमेजेस हैं या नहीं है, तो तुम्हें क्या चेक करना है, ध्यान से सुन लो। मान लो ये फर्स्ट कंपाउंड है और ये सेकेंड कंपाउंड है, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर आ रही है और इसकी एस आ रही है, या इसकी एस आ रही है इसकी आर, तो ये क्या होंगे, इनएंशियोमर। इनएंशियोमर, समझ गए, समझ गए। अगर मान लो इसकी एस आ रही है, इसकी भी एस आ रही है, इसकी आर आ रही है, इसकी भी आर आ रही है, तो ये क्या होंगे तुम्हारे, आइडेंटिकल। लिख लो कहीं पे, पूरी जिंदगी काम आएंगे जब तक केमिस्ट्री पढ़ो। हो जाएगा, समझ गए ना, बोलो। यस मैम। ठीक है, मैम हम भी अगर तो आपको फिर बताऊं, हाँ प्रियांशु, मैम हम भी तो वही कह रहे थे कि मैम मतलब अच्छा ये वाली चीज बोल रहे थे क्या तुम लोग? Yes, आप ma'am. कह रहे थे पोजीशन चेंज करने के लिए, अगर आप ये मैं भी वही वो घुमाने वाला सिस्टम ही कह रहा था। अच्छा फिर ठीक है, फिर सही जा रहा है बेटा तू। वैसे और भी रूल्स होते हैं जो तुम कह रहे हो ना, पोजीशन चेंज कर दो, वो रूल्स होते हैं, बट मैं उस पर नहीं जाऊंगी। सिंपल आप इससे भी निकाल सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। कि मैं तो ऐसे ही निकालती थी। मैं पता कैसे करती थी, क्योंकि ये तो सिंपल वाले हो गए, इसमें तो आप देख लोगे। अभी क्या होगा, एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे, तो उसमें मैं ना कभी भी नहीं चेक करती थी मिरर इमेज, ठीक है, क्योंकि मेरे को हमेशा डाउट रहता था। मैं क्या चेक करती थी, ट्रिक से निकाल लेती थी कि क्या होगा। आप लोगों को मैं दोनों सिखा दूंगी, आपको जैसे मन हो वैसे कर लेना, ठीक है। चलिए ये वाला हो जाएगा, ये चलिए ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं, आज हमें क्या पढ़ना है, मैम हाँ हाँ बोल बेटा। मैम इसमें तो एस वो आया एस एस, अगर मैम इसमें आर एस आ जाए या फिर अपोजिट आ जाए तो मैम उसमें कैसे करेंगे? बोला तो है इनेंशियोमर होगा। ओके मैम। अगर एक आर हो रहा है दूसरा एस आ रहा है तो वो इनेंशियोमर। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है तो एक आर होगा एक एस, ठीक है। ओके मैम। ओके मेरी स्लाइड्स कहाँ गई भाई, एक मिनट रुकना। मेरी स्लाइड्स कहाँ गई भाई, पता नहीं कहाँ गई। चलो मैंने लिखा तो था, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देती हूँ। नेक्स्ट लिखेंगे केस 2, इफ, या लिखो हाँ, इफ 2 कायरल कार्बन आर प्रेजेंट। 3 वाला आज तक नीट में नहीं आया, ना आएगा। इफ 2 कायरल कार्बन आर प्रेजेंट। अब क्या लोचा होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। या तो दोनों में रिश्ता क्या होगा, इनेंशियोमर का रिश्ता होगा, या सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, या आपका डाइस्टीरोमर। डाइस्टीरियोमर, ठीक है बोलो। ठीक है डाइस्टीरियोमर होगा। अच्छा डाइस्टीरियोमर में तो सिंपल आपको ये देखना है कि अगर वो मिरर इमेजेस नहीं है, नॉन मिरर इमेजेस, तो डायरेक्ट लिख देना कि भैया वो डाइस्टीरियोमर है, ठीक है। इनेंशियोमर में क्या लिखोगे, वही, अगर मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो इनेंशियोमर, अगर मिरर इमेजेस हैं बट आपस में सुपर इम्पोज है तो वो आइडेंटिकल। इतना क्लियर हो गया। तो जब 2 कायरल कार्बन होंगे तो आपको ये चेक करना है। मैम एग्जांपल बताओ, ऐसे समझ में नहीं आता। चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ, यहाँ पे देखिए CH3 HOH HOH C2H5, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ CH3 OH C2H5। अब मैं बोल रही हूँ इन दोनों में आपको रिश्ता बताना है, बताएं, बताओगे क्या? अगर मैं बीच में मिरर लगा दूं, इधर देखना ध्यान से। मैम इनेंशियोमर। हाँ अगर मैं मिरर इमेज, हाँ अगर मैं मिरर इमेज बीच में लगा दूं तो मुझे दिख रहा है OH। मिरर इमेज का मतलब समझ गए ना, जो आपका राइट हैंड साइड दिख रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा। तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, दोनों का रिश्ता क्या है, इनेंशियोमर है। और करते हैं, और करते हैं, आ जाओ CH3 HOH इथाइल, यहाँ पे आओ CH3 OH इथाइल। ये क्या है, इनके बीच में भी क्या है,
ये नहीं है एनेंशियोमर। यस ठीक है मैम, ये तो आप सारे एनेंशियोमर वाले करवा रहे हो। इधर देखिए बेटा, अगर मैं आप बोलूं, ध्यान से देखना, अब मैंने ना गलती ये कर दी कि मैंने दोनों डिफरेंट पेजेस पे बना दिए। चलो कोई बात नहीं, देखने की कोशिश करो। आप अपनी नोटबुक में एक जगह बना लो, मैं आपको दे रही हूँ 2 मिनट, ठीक है। मैम इससे आगे वाली साइड दिखाना। हाँ हाँ, ये लो बेटा। अरे इतने मैसेजेस हो जाते हैं ना एकदम से। मैम ये दोनों को एक पेज में बनाना है ना? हाँ हाँ बना लो, क्योंकि मैं ना कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। बना लिया सबने? प्रियांशु, निगम, छाया, ममता? यस ठीक है मैम। ठीक है, ओके ग्रेट। नितिका, ओके। यस मैम। हाँ तो जो आज मतलब ज्वाइन किए हैं, तो एक बार मेरे पहले वाले लेक्चर्स देख लेना, 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। चलिए अब मैं बोलूं कि बेटा मुझे ना ए और सी के बीच में बता दो रिलेशन। ध्यान से देखना, अपनी नोटबुक में निहारना। ए और सी के बीच में क्या रिश्ता दिख रहा है आप लोगों को? क्या ये आपस में मिरर इमेजेस हैं? नो मैम, डाई हो जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे HOH है, यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे HOH है, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। नीचे HOH है और यहाँ पे OH है। तो एक की तो आपको दिख रही है कि मिरर इमेज है, लेकिन दूसरे वाला नहीं दिख रहा, यानी कि क्या है ये आपस में नॉन मिरर इमेजेस हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो डाइस। क्लियर है? चलिए उसके बाद आते हैं हम बी और सी के बीच में। देखो क्या रिश्ता है बी और सी के बीच में, अपनी नोटबुक में देखो। मैम सेम ही है, डाई है। डाइस्टीरियम कहाँ से हो गया? डाइस्टीरियम, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या रह गया? ए और डी बताओ मुझे, ए और डी। डाई डाई मैम, दोनों डाई होंगे। ए एंड डी भी क्या हो जाएगा? डाइस्टीरियम। क्लियर हो गया? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं पल्ले पड़ा? सिर के ऊपर से क्या? मैं तो दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैम दोबारा एक्सप्लेन कर दो। एक बेटा अपनी नोटबुक में बना लिया? अर्चना, विवेक? यस मैम। इधर देखो, चलो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ इसको। मैं एक बार चेंज कर रही हूँ थोड़ा बेटा, है ना। इधर देखो, यहाँ पे OHH है और यहाँ पे आपका है HOH, ठीक है। आइडेंटिकल वाला भी बता दूंगी, इसमें आया ही नहीं एग्जाम्पल। ठीक है। अब ये देखो, मैंने बीच में मिरर लगा दिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मिरर इमेजेस है? नहीं है। तो आप इसको क्या बोलोगे? दिख रहा है क्या? अर्चना एंड विवेक नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये आपस में मिरर इमेजेस ही नहीं है। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट लिखना है डाइस्टीरियोमर, ठीक है जी। बोलो। यस पहले वाले बना रही हूँ, हाँ बोलो। मैम बी और डी भी डाइस्टीरियोमर ही होंगे ना फिर? बी और डी वाला नहीं लिया क्या केस? बी और डी, नो। हाँ हाँ हाँ, बी और डी भी वही होगा, ठीक है। चलिए बी और डी भी लिख लो यहाँ पे, डाइस्टीरियम। आइडेंटिकल में बेटा सेम दिखेंगे तुम, है ना। आइडेंटिकल में सेम दिखेंगे। अब मान लो तुम्हें ट्रिक से सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ट्रिक भी सुन लोगे क्या? एक बार सुन लो। यस मैम। मान लो तुम्हारा ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड कंपाउंड है। ये मैं किसके लिए बता रही हूँ? जब आपके 2 कायरल कार्बन होंगे, ठीक है। तो मान लो ये कायरल कार्बन 1 है और कायरल कार्बन 2, राइट। मान लो कायरल कार्बन 1 पे कॉन्फ़िगरेशन है R, ठीक है। इस पे है S, इस पे है S, इस पे है R। दोनों क्या होगी? अलग हो गई क्या? देखना। यस तो ये क्या होंगे आपके? एनेंशियोमर। इनेंशियोमर। क्या होंगे? इनेंशियोमर, राइट। अगर मान लो एक S है एक R है, ठीक है, और एक R है एक S है, तो ये भी क्या होंगे? इनेंशियोमर। समझ रहे बच्चे? दोबारा एक्सप्लेन करना मैम। क्या पहले वाला ये ट्रिक एक्सप्लेन करूं? मैम ट्रिक एक्सप्लेन करूं? ओके, मैं ये बोल रही हूँ, अगर तुम्हारा कायरल कार्बन 1, जैसे ये देखो ना, ये कायरल है ना बेटा, ये वाला भी कायरल है और ये वाला भी कायरल है ना। Yes, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ऐसे ये वाला भी है ना। तो मैं बोल रही हूँ इस पे तुमने R और S निकाली, तो अगर इस पे R आई और दूसरे वाले पे S आई,
और दूसरे वाले कंपाउंड में पहले वाले कार्बन पे SI और R, अपोजिट हो गया ना, अपोजिट होते क्या लिखोगे, इनेंशियोमर लिखोगे। ओके। ठीक है, चलिए इसके अलावा मान लो ये RR है और ये SS है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इनेंशियोमर। ठीक है, ये SS है, RR है, इनेंशियोमर। ठीक है जी। एंड व्हाट अबाउट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल के लिए क्या करोगे, सेम हो जाएगा, RR ये भी RR, SS ये भी SS। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, सेम। मैम हाँ मैम ये तो आपने जैसे इनेंशियोमर का भी तो यही लिखा। कहाँ इनेंशियोमर का, कहाँ ये लिखा, RS इधर मैम, इधर मैम उस क्वेश्चन में कराया था। मैम यहाँ लास्ट पे में R का S बदल रहा है, यहाँ पे S का R मैम बदल रहा है। नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ। RR और SS नीचे वाले मैम। ये यस मैम। तो R का S हो गया, R का S हो गया। हाँ क्या सोच रहे हो, दोनों अलग अलग ही तो है मैम। हाँ अलग अलग ही तो हैं। ओके मैम। क्या सोच रहे हो भाई तुम लोग इतना गहराई में। मैंने सोचा मतलब ऊपर नीचे वाले दोनों सेम है दोनों, नहीं ऐसा नहीं, मैं बेटा ये देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कंपाउंड की बात कर रही हूँ, ये सेकंड कंपाउंड की बात कर रही हूँ। हाँ अंशिका, मैम ये आइडेंटिकल वाले में एक में आर आ रहा है, सेकंड कार्बन में एस हो जाए तो भी आइडेंटिकल होगा। अच्छा हाँ, नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक में R है दूसरे में R है तो ठीक है, और इसमें S है उसमें इसमें S है उसमें S है, यस, तो भी आइडेंटिकल होगा बेटा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, डाइस्टीरियोमर में कैसे करोगे, डाइस्टीरियोमर ध्यान से सुनना। अगर मान लो एक कायरल कार्बन R है, ये R है, ये वाला R है, ये वाला S है, समझ लो, एक की तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गई, R से S हो गया, लेकिन एक एज इट इज रहा। यहाँ पे भी तो हम यही कर रहे थे ना, कि एक सेम रहा डाइस्टीरियोमर में, दूसरा चेंज हो गया, तो ऐसे वाले केसेस में क्या होते हैं, वो डाइस्टीरियोमर। ठीक है, समझ गए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इस ट्रिक को हटा देती हूँ, जैसे मैंने कहा है वैसे कर लेना। ठीक है, यस मैम। बाकी ये इजी रहता है करना, इजी रहता है करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हम आएंगे मीजो कंपाउंड्स पे। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, लिखो सारे बच्चे, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओके, लिखो कंपाउंड्स, कंपाउंड्स having two chiral carbon, having two chiral carbon, दो chiral carbon होंगे मीजो में, राइट, बट having POS और COS as well। क्या बोल रहे हैं हम, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है, कंडीशन है, पहली बात तो आपको ये चेक करना है कि उसमें दो कायरल कार्बन तो होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर उसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट है, लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, हम मीजो कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, मीजो कंपाउंड्स। और मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है जी, चलिए मैम कैसे करेंगे, आगे आओ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आपको क्या लिया, CH3, यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH और CH3। ठीक है जी, देखना एक बार ध्यान से, क्या यहाँ पे POS दिखाई दे रहा है, यस मैम। दो कायरल कार्बन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये क्या है, मीजो कंपाउंड्स है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है और मीजो कंपाउंड है। इतना क्लियर है। और देखो मैम मैं सीधे आपने पीछे में कराया था वो टू कायरल कंपाउंड्स वाला, उसमें भी थे मैम मीजो कंपाउंड्स। कहाँ पे बेटा, मैम फर्स्ट एग्जांपल जो आपने कराया था, जो कंपैरिजन करा था, उसमें भी तो हमारा मीजो ही बनेगा। कहाँ पे, कहाँ पे, मैम ये टू कायरल वाला, हाँ मैम ये
हाँ, कहाँ कहाँ दिख रहा है मीजो? ये देखो ना, ऊपर CH3 है, नीचे C2H5 है। ओके मैम, ठीक है, दोनों जगह पे सेम इनेंशियोमर के लिए ध्यान से सुन लो, मैं फिर बता रही हूँ। अगर आपके दो, आप चेक कर रहे हो दो मॉलिक्यूल, अगर उनके बीच में, लिख लो अपनी नोटबुक में, अगर उनके बीच में रिश्ता इनेंशियोमर का है, तो ध्यान रखना दोनों के दोनों कंपाउंड्स कैसे होंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। फिर से रिपीट करूं, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन इनेंशियोमर का है, तो ध्यान रखना दोनों मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, तभी आप बता पा रहे हो कि वो इनेंशियोमर है। क्लियर होगी ये वाली चीज? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, छोटी छोटी चीजें हैं, जो जो बता रही हूँ स्टार मार्क करके लिखते जाओ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो ये मिथाइल है, ये H है, ये Br है, ये Br है और ये H है और ये मिथाइल है। अब बताओ क्या ये मीजो कंपाउंड है क्या? नो मैम। नहीं है, पक्का? चलिए, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट नहीं है, हालांकि दो कायरल कार्बन तो है बट पीओएस एब्सेंट है। आपको दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, 2 कायरल कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट और पीओएस और सीओएस दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मीजो कंपाउंड नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अच्छा एक चीज बताती हूँ, ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। इधर देखो बेटा, अगर मैं एक काम करती हूँ, अलग से ले लेती हूँ, CH3H OH HOH। अभी तो आपको ना साफ दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है, दिख रहा है ना? मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जहाँ पे आपको पीओएस ना दिखे, राइट? लाइक मैं ऐसे लिख देती हूँ, इधर देखो, CH3H OH OH CH3H। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं दिख रहा है ना? आप लोग कहोगे मैम ऑप्टिकली एक्टिव है। एक काम, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी तो देख। हाँ देख ले बेटा, दिख रही है? नो मैं बोल रही हूँ पीओएस से सारे काम चल जाएंगे। एक काम करो, इसका आरएस निकाल के देखते हैं। तो ये पहला कायरल कार्बन है, ये दूसरा है, निकाल के देखें आरएस। इसमें क्या होगा मैं तुम्हें सिखा भी दूंगी जो नहीं सिखाया था। ऊपर लिखो CH3HOH, इस कार्बन के साथ क्या अटैच है? CHOH CH3। बोलो हाँ या ना, कंफर्म करो मुझे, ऐसा सोना नहीं है क्लास में, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। यस मैम। ठीक है, ये आपको ना बुक्स में नहीं मिलेगा, मैं फिर बोल रही हूँ ये बुक्स में नहीं मिलेगा, इसलिए जो बोल रही हूँ लिख लो, काम आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, अच्छा तो मुझे इस फर्स्ट वाले पे आरएस निकालना है, तो कैसे निकालूंगी मैं? 1 2 3 और 4, घुमाना है इसको 1 2 3। एस होना चाहिए था लेकिन आर होगा, क्योंकि आर क्यों होगा? क्योंकि आपका एच क्या है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बुक में तुम्हारी जो तुम बुक्स पढ़ रहे हो प्रदीप वगैरह उसमें नहीं है, बाकी तुम अगर स्टैंडर्ड बुक्स लोगे, राइट, मतलब हायर लेवल पे जो पढ़ते, पीएस कलसी है उसमें है। ठीक है, पीएस कलसी पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री की बुक है, इतनी मोटी, उसमें आपको मिल जाएगा, बट आपको नहीं पढ़ना है ना। चलिए, एक आर हो गया, अब सेकंड वाले पे निकाले, बोलो हाँ या ना? यस मैम। सेकंड वाले के लिए Yes, क्या ma'am. ये OH है, ये CH3 है, ये H है, और ऊपर वाला इस वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? क्या जुड़ा हुआ है? CH3, एक Yes. H, एक OH और एक CH3, राइट, यही जुड़ा हुआ है। चलिए इसको नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4, घुमाना है इसको, S होना चाहिए था, मैम आर आ रही है। आर आ रही है। यस मैम। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है मैम आपने उल्टा बना दिया मैम, ओएच इधर ले। हाँ ठीक है ना? मैम, ओएच इधर ले रखा है मैम, आपने ओएच को उधर कर दो मैम, एच की जगह। एक मैम जो पहला वाला कंपाउंड है वो तो एस होगा ना। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ की, एक मिनट रुको, क्योंकि दोनों अपोजिट आने चाहिए। मैम 1 2 3 आएगा। क्लॉकवाइज चल रहा है। दीपक क्या बोल रहा था बेटा? मैम पहला वाला एस बेटा होगा एक ना। बात सुनो, तुम ना पूरा मत मानना, मैंने दीपक से पूछा ना, फिर सारे क्यों बोलते हो? मेरे को सुनाई नहीं देता कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। हाँ दीपक क्या बोल रहा है बेटा? मैम जो पहला वाला है ये तो एस होगा ना।
एस क्यों होगा ना, अच्छा ओ सॉरी, ये हम क्लॉकवाइज था। horizontal ठीक है में ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तभी मैं सोचू कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। 1 2 3 क्लॉकवाइज है, होना चाहिए आर, बट होगा क्या एस। ठीक है, चलिए नीचे वाला बना देती हूँ दोबारा से, जो मैंने रब कर दिया, CH3H, और यहाँ पे एक H है, एक OH है और एक CH3 है, राइट। चलिए हम उल्टा मत है करना गलती। 1 2, OH में इधर नहीं आएगा। नहीं बेटा इसको देख, मैंने इसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ ना उसके अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ, हम OH इधर नहीं आएगा। बेटा, यहाँ पे OH है ना नीचे, मैं इस वाले की बात कर रही हम हूँ, ऊपर वाले को बोल रहा हूँ, ऊपर वाले OH की। ये वाले OH की। यस देख वो तो बेटा, ठीक है मैम। ठीक है, मैं क्या चेक कर रही हूँ, इस पे ना मैं चेक करना चाहती हूँ कि आर है या एस है। ठीक है, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ एक CH3 है, एक OH है और एक H है, वो मैंने ऐसे लिखा ताकि तुम प्रायोरिटी डिसाइड कर पाओ किसको फर्स्ट मिलेगी किसको सेकंड मिलेगी, राइट। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, एंटी होना चाहिए एस, बट होगा क्या आर। समझ में आया? पहले तो ये बताओ। यस मैम। तो यानी कि ये वाला ऊपर वाला एस था और नीचे वाला आर। तो जब भी अगर आपको चेक करना है कि आपका कंपाउंड मीजो है या नहीं है, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपको नहीं ऐसा POS देखने को मिल रहे तो ध्यान रखना 3 3 के पेयर एक जैसे होने चाहिए। देखो इधर देखो, CH3 है, CH3 है एक पेयर, HH दूसरा पेयर, OH OH 3 पेयर बन गए। ठीक है, अच्छा तो अगर इसमें नहीं देखने को मिल रहा है कि POS नहीं है, आपसे पूछ लिया गया, एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि मीजो है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, दोनों कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। अगर कॉन्फ़िगरेशन उल्टी आ रही है, मतलब उल्टा यानी कि एक एस आ रहा है, एक आर आ रहा है, एक आर आ रहा है, एस आ रहा है, तो लिख देना कि भैया ये मीजो कंपाउंड क्या होंगे, मीजो कंपाउंड होंगे। प्रूफ करके भी दिखाती हूँ इसको, ऐसा क्यों है, मीजो कंपाउंड। इधर देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा मुझे ना इस पे निकाल के दिखा दो आर और एस, एक बार निकाल के दिखाना, क्या होगा, निकाल के दिखाओ क्या होगा, फिर उसके बाद मैं आपको डी और एल कराऊंगी। हम पहले वाले में S, ऊपर वाले कार्बन पे S। वाले का और दूसरे वाले का हाँ निकालो, ऊपर वाले का एस, नीचे वाले का आर आ रहा होगा पक्का, पक्का यही आ रहा है सबका। प्लीज मुझे कंफर्म करो, 26 बच्चे बैठो। यस मैम। अब देखो, और यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रही है, POS दिखाई दे रही है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीजो है। इसलिए मैं बोल रही थी अगर फंस जाओ तो ये निकाल के देख लेना, तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इतना क्या क्या बताया, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ही हो गया। ओके, मैंने आपको क्या बताया है, हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे थे, राइट। तो ऑप्टिकल आइसोमर हम लैब में तो हम पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट की हेल्प से बता सकते हैं कि आपका कौन सा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या आ रहे हैं आपके, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। चलिए सबसे पहले हमने कंडीशन देखी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल में POS प्रेजेंट है तो वो 500%, 1000% वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर उसमें COS प्रेजेंट है तो भी होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इतना क्लियर हो गया? चलिए ओके, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो ऑप्टिकली वो क्या होगा आपका, एक्टिव। चलिए इतना हमने पढ़ लिया, राइट। फिर हमने कहा था कि क्वेश्चन कैसे आते हैं कि दो आपको मॉलिक्यूल कंपाउंड दे दिए जाएंगे और आपको बताना है कि दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। तो हमने सबसे पहला केस डिस्कस किया जब मेरे पास एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो जब तुम्हारे पास एक ही कायरल कार्बन है तो वो क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, और आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे आपको आपस में मिरर इमेजेस दिख रही हैं, तो ये क्या होंगे आपके नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, अगर सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं और सॉरी सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो वो आइडेंटिकल होंगे, राइट। ये मैंने ऐसे बताया था, आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो। अगर एक आ रहा है दूसरा एस है या एक एस है दूसरा आ रहा है तो आप ऐसे बता सकते हैं। जब दो कायरल कार्बन प्रेजेंट हो तो आपको 3 चीजें चेक करनी है, एनेंशियोमर, आइडेंटिकल और डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर सबसे इजी है, मिरर इमेजेस ही नहीं होते वो आपस में। फंसते कहाँ हो तुम, एनेंशियोमर और आइडेंटिकल में फंसते हो। वही सेम चीज करनी है एनेंशियोमर में, अगर मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं तो आप बोलोगे वो एनेंशियोमर है।
अगर मिरर इमेजेस तो हैं लेकिन आपस में क्या कर रहे हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, ऑप्टिकली सॉरी क्या बोल एक्टिव नहीं है। आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, अगर मिरर इमेजेस हैं लेकिन आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो वो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, राइट। कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो अगर आपको आइडेंटिकल चेक करनी है, मान लो इसकी आर है और इसकी एस है, इसकी भी आर है इसकी एस है, तो क्या होगा, दोनों का रिश्ता कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, ओके। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल क्या है, पूरा का पूरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये मीजो है। ठीक है जी, ओके, चलो इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं हम। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, डीएलएन। डीएलएन का नाम सुना आपने कार्बोहाइड्रेट्स में या अमाइनो एसिड्स में कभी? सुना है। चलो नहीं सुना तो अब सुन लो। जैसे हम बच्चे आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब रिलेटिव क्या है, बेसिकली पढ़ो इसको, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे। ओके, पहला पॉइंट ये है, जनरली हम ना किसी को रेफरेंस मान के डी और एल निकालते हैं, अभी आगे पढ़ाती हूँ क्या है। पहला पॉइंट क्या है, आपको सिर्फ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, देन हम बहुत सिंपल होता है डीएनए निकालना। हालांकि तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स में आएगा, वहां पे भी बताऊंगी, यहाँ पे भी फिर बता रही। ठीक है, इट इज यूज फॉर बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमाइनो एसिड्स। अपने कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स में आप डीएल कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड है, इट इज यूज टू असाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मिरर इमेजेस। अगर मान लो 2 आपके पास मिरर इमेजेस हैं तो आपको असाइन करने में क्या होगा, उसको यूज करोगे। एक मान लो डी होगा, दूसरा क्या होगा, एल होगा। कैसे पता लगाएंगे बताऊंगी अभी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला विद मैक्सिमम नंबर ऑन वर्टिकल लाइन एंड हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ऑन टॉप। क्या बोल रहे हैं, फिशर प्रोजेक्शन बनाओगे, ठीक है, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे मैक्सिमम कार्बन होंगे, वर्टिकल लाइन समझ रहे हो ना, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। वर्टिकल वाले पे मैक्सिमम कार्बन होंगे और हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा टॉप पे। मैम ये क्या होता है बताते हैं। ठीक है, उसके बाद डी और एल कॉन्फ़िगरेशन आप सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए यूज नहीं करोगे। अगर मान लो ऊपर वाला और नीचे वाला एंड सेम है, पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो वहां पे आप डीएल नहीं बता सकते हो। आप किसके लिए बता सकते हो, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए बता सकते हो। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल आएगा, कोई कंपाउंड आएगा, आपको उसका लास्ट कायरल कार्बन चेक करना है। अगर लास्ट कायरल कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है या NH2 राइट हैंड साइड है तो आप उसको D बोलोगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो आप उसको L बोलोगे। ये सिर्फ रूल्स है, अभी मैं आपको सिखाती हूँ कैसे आप बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में दोनों है OH और NH2, देन आप किसको प्रेफरेंस करोगे, D और L किसके बेसिस पे बताओगे, NH2 के बेसिस पे बताओगे। और ये आपके ऑक्सीडाइज ग्रुप है। ध्यान रखना जो वर्टिकल पोजीशन है ये वाली, यहाँ पे अगर मुझे मान लो इन तीनों में से किसी को रखना हो तो ध्यान रखना COH पहले लगेगा, CHO बाद में और CH2OH बाद में। तो ये प्रायोरिटी रहती है। अगर आपको बेसिकली 3 दे दिए जाए तो आप किस में चूज करेंगे, राइट। तो ये वाले कुछ रूल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कईयों के दिमाग में चल रहा है कि मैम ये D और L, मुझे बता देना अपनी क्लास कब तक है, टाइम का पता नहीं चल रहा। D और L क्या है, 15 तक है। यहाँ पे D और L अगर दिमाग चलाया तुमने और बोल दिया कि ये डेक्स्ट्रा और ये लीवो है तो काटा लग जाएगा। ठीक है, नहीं है, कैपिटल D और L का स्मॉल d और स्मॉल l से मतलब नहीं है। ठीक है, स्मॉल d और स्मॉल l तो होते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो, जिसमें आप ये पता लगाते हो कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। कैपिटल D और L क्या है, डेक्स्ट्रो और लीवो नहीं है, जस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको बतानी है अपने अमाइनो एसिड्स में और कार्बोहाइड्रेट्स में। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपको याद रहे। अच्छा मैम एग्जाम्पल बताओ, ये देखो एग्जाम्पल, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये देखो यहाँ पे देखो, इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 कर दिया। कितने कार्बन है, 3 है ना, 1 2 3। अब आप ये देखो लास्ट कायरल कार्बन, इसमें तो भैया एक ही कायरल कार्बन है। अगर कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड OH है तो इसको क्या नाम दोगे, D। अगर कायरल कार्बन के लास्ट वाले, बट इसमें एक ही है, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो L।
यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, नंबरिंग करना है इसको 1 2 3 4, लास्ट सेकंड कायरल कार्बन कौन सा है, 3 वाला, ये Three वाला वाला। कार्बन नहीं कायरल है, तो OH सेम है, तो यहाँ पे क्या है OH राइट हैंड साइड है तो डी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आइए, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे आइए 1 2 3 4, लास्ट कायरल कार्बन एल होगा। ये एल है। ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट NH2 वाला, यहाँ पे देखो ये कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड पे है तो डी, डी हो लेफ्ट हैंड साइड है तो एल। 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 क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। इसका क्या सीन है, अब देखो ना, इसमें दोनों आ गए। अगर सारे OH 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 होते लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज का मैम, स्ट्रक्चर पड़ा D होगा होगा। ना में, बेटा एक मैम इसमें तो लास्ट कार्बन को देखेंगे ना। बेटा एक मिनट तो- प्लीज लेट मी कंप्लीट। अगर मान लो सारे OH 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 होते तो जैसे तुम्हारे ग्लूकोज वगैरह में होते हैं तो वहां पे आप देखते कि OH की पोजीशन क्या है लास्ट कायरल कार्बन पे, राइट। बट अब यहाँ पे दोनों आ गए पिक्चर में, NH2 भी आ गया और OH भी आ गया। लास्ट रूल देखना एक बार, if both OH and NH2 are present then D and L decided by NH2, तो आपको ये डिसाइड करेगा। यहाँ पे लास्ट कायरल कार्बन नहीं देखोगे, डी होगा। लास्ट कायरल कार्बन नहीं देखोगे, यहाँ पे ये देखोगे कि NH2 कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, पहले मुझे कंप्लीट करने दिया करो, मैं उल्टा से भी शुरू भी कर सकते, नहीं बेटा ऊपर से करना है, 1 2 3 4, मैं पहले बता रही हूँ, फंस जाओगे अगर नीचे से शुरू किया। जहाँ पे मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है वहां से शुरू करना है, ठीक है। ऊपर से आई हो बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए यस मैम। मैम हाँ, मैम इसमें OH वाला बता दो, जो दोनों अपोजिट साइड में OH। ये देखो बेटा, आपको क्या करना है, नंबरिंग दे दे। लास्ट कायरल कार्बन ये है, लास्ट यही है ना लास्ट कायरल कार्बन, यस मैम। ये तो है नहीं कायरल, ये है, तो यहाँ पे देखो OH कहाँ लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड, तो वो है। जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं, यहाँ पे जगह नहीं है, एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं। ये देखो ग्लूकोज क्या होता है, ये होता है ना H OH OH H H OH H OH, यही होता है ना। अभी हाँ भर दो क्योंकि आपने 11th में पढ़ लिया है, बाकी मैं पढ़ाऊंगी, है ना। तो अब यहाँ पे नंबरिंग करना 1 2 3 4 5 6, लास्ट कायरल कार्बन कौन सा है, 5वें वाला, यस मैम। ठीक है। डी। तो यहाँ पे OH कहाँ लगा हुआ है, राइट हैंड साइड, तो ये क्या होगी डी। इसकी मिरर इमेज बना देना। मिरर इमेजेस में OH यहाँ पे आ जाएगा, बना के देखना आपका, समझ गए, यस मैम। बढ़िया। उसके बाद आएगा रिथ्रियो एंड थ्रियो आइसोमर। में ये क्या होता है, ये एक दो बार ना नीट में आया हुआ है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको, हालांकि ये भी आएगा तुम्हारे बायोमोलिक्यूल में, बट अभी देख लो, ठीक है। तो बेसिकली ये किस पे एप्लीकेबल होता है, जिसमें दो, बस ये लास्ट है जिसमें 2 कायरल कार्बन होंगे, दिमाग में बिठाओ। रिथ्रियो और थ्रियो आइसोमर बहुत ही निहायती, वो बोलते हैं ना सिंपल क्वेश्चन, वो बनता है यहाँ से। 2 कायरल कार्बन होंगे, वहां पे रिथ्रियो और तुम्हारा थ्रियो लगेगा। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हैं तो उसको बोलोगे तुम रिथ्रियो, अगर अपोजिट साइड है तो तुम उसको बोलोगे थ्रियो। कैसे, जैसे इधर देखो, यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है बच्चे, ये देखो, ये रे 2, यहाँ पे देखो ब्रोमीन क्या है, सेम साइड पे है, ये देखो, ऐसे कर लो इसको, ई बन रहा है तो इसको आप बोलोगे रिथ्रियो। यहाँ पे देखो 2 कायरल कार्बन है, यहाँ पे अपोजिट साइड पे है ग्रुप, सिमिलर ग्रुप, तो ये थ्रियो। ये क्या होंगे, सेम साइड पे OH है, ये होगा सिंपल है मैम, ये बहुत सिंपल है। ये आया हुआ है नीट में क्वेश्चन, 2000 पता नहीं 16 में आया 17 में आया, तो ये आप कर लेना, ठीक है जी। यस मैम। इसके बाद मैं आगे कराऊंगी, आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया है, इस पे भी आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, जितने आज मैंने कराया है। इसके बाद मैं आगे चलूंगी, इनेंशियोमर और डायस्टेनोमर के बीच में ये डिफरेंस है जो आपको सिर्फ और लर्न करना है। कल मैं रेसमिक मिक्सचर कराऊंगी, उसके बाद फ्यूमिलीन स्पायरो में कैसे पता लगाएंगे कि ऑप्टिकल एक्टिव है वो बताऊंगी, और बस हमारा कल खत्म हो जाएगा। फिर हम अगर टाइम बचेगा तो हम कल क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे क्या, ठीक है।